मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने बात की थी माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। आज अपन बात करते हैं क्लोरोप्लास्ट के बारे में, क्योंकि पिछले वीडियो में हमने डबल सेल और यहाँ पर लिखा था हमने सिंगल सेल और यहाँ लिखा था विदाउट। तो डबल सेल में हमने माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ लिया था। इसके बारे में पढ़ लिया था माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। मैंने आपको माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन भी किया था। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर स्ट्रक्चर देखे हैं तो देखो माइटोकॉन्ड्रिया को पढ़ रहे थे। माइटोकॉन्ड्रिया को हमने डायग्राम बनाया आपके सामने। ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया, इस माइटोकॉन्ड्रिया में ये मैट्रिक्स पार्ट है। कौन सा पार्ट है? मैट्रिक्स पार्ट। ये इसकी आउटर मेम्ब्रेन, ये इसकी इनर मेम्ब्रेन। ओके, इनर मेम्ब्रेन के ऊपर जहां फोल्ड होती है, इस फोल्ड होने को क्रिस्टी कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन जहां से फोल्ड होती है उसको ऊपर क्या कहते हैं? क्रिस्टी। क्रिस्टी के ऊपर ये ऑक्सीजन पार्टिकल्स हैं। ओके, ये इसके ऑक्सीजन पार्टिकल्स हैं। यहां पर भी होते हैं। ये ऑक्सीजन पार्टिकल अपन यहां से उठाए, इसको देखें। अगर इसी ऑक्सीजन पार्टिकल्स को यहां से उठाएं और इसको इधर में देखो, ये आपका ऑक्सीजन पार्टिकल्स, अगर इसको देखें, इसकी स्ट्रक्चर देखना एक बार आप। इसको कहते हैं F0, इसको कहते हैं F1। ये इसका बेस पार्ट। अगर इसको देखें, अपन इसको उठा के देखें, यहाँ से मैं देखो हमने इसको यहाँ से लिया है, कोई भी एक ले लो, ये लो, ये स्ट्रक्चर है। अगर इसको जूम करके माइक्रोस्कोप पे देखें तो ऐसी स्ट्रक्चर आती है। इसको F0, ये बेस होता है, ये हेड होता है, और ये बीच की इसको कहते हैं नेक। यहाँ पर एटीपी सिंथेटेड एंजाइम होता है ऊपर, इसके हेड पार्ट में एटीपी सिंथेटेड एंजाइम होता है। एटीपी सिंथेटेड एंजाइम। ओके, ये माइटोकॉन्ड्रिया याद रहे हमारी सेल्स के रेस्पिरेशन प्रोसेस में भी हेल्प करते हैं। ये रेस्पिरेशन प्रोसेस याद रखें, माइटोकॉन्ड्रिया की दोनों मेम्ब्रेन, जिसको माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस कहते हैं, मैट्रिक्स, क्रिस्टी, ऑक्सीजन पार्टिकल्स, इन हर जगह हमारी सेल्स के अंदर रेस्पिरेशन प्रोसेस होती है। आपको सिखाएंगे रेस्पिरेशन प्रोसेस क्या चीज़ है, लेकिन याद रहे रेस्पिरेशन साइट आपकी जो है, रेस्पिरेशन साइट आपकी देखोगे तो माइटोकॉन्ड्रिया होती है। अब माइटोकॉन्ड्रिया में रेस्पिरेशन साइट की बात करें तो इसमें ईटीएस की बात करें, इसकी बात करें, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ईटीएस की बात करें रेस्पिरेशन में। देखो ईटीएस आपके क्रेब्स साइकिल, जिंक रिएक्शन, ये सभी याद है। मैं लिख देता हूँ रेस्पिरेशन में, जो आप रेस्पिरेशन पढ़ते हैं, इस रेस्पिरेशन की 4 स्टेप हैं। रेस्पिरेशन के कितने स्टेप होते हैं? 4 स्टेप। ये रेस्पिरेशन किसको कहते हैं? हम जो भोजन लेते हैं, फूड लेते हैं, उस फूड का ब्रेक डाउन होना और उससे एनर्जी प्राप्त करना,
तो उस फूड का ब्रेकडाउन का काम कौन करता है? माइटोकॉन्ड्रिया का। ये ब्रेकडाउन होना ये माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन है। हमारे फूड का ब्रेकडाउन होना किसका फंक्शन है? माइटोकॉन्ड्रिया का। हम देखते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर फूड का ब्रेकडाउन होता है। फूड का ब्रेकडाउन 4 स्टेप में होता है। फर्स्ट स्टेप है ग्लाइकोलाइसिस। क्या है? ग्लाइकोलाइसिस। सेकेंड स्टेप होती है लिंक रिएक्शन। थर्ड स्टेप होती है क्रेब्स साइकिल और फोर्थ स्टेप होती है ETS, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ये सारे रेस्पिरेशन की 4 स्टेप है। रेस्पिरेशन क्या चीज है? मैंने बताया कि रेस्पिरेशन की साइट माइटोकॉन्ड्रिया होता है। अब रेस्पिरेशन की साइट माइटोकॉन्ड्रिया है, लेकिन कौन सी रिएक्शन? अगर लिंक रिएक्शन होगी तो रेस्पिरेशन कहाँ होगा? पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, इसको अपन बोलते हैं पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। याद है रेस्पिरेशन क्या होता है? जो हमने रेस्पिरेशन बताया, रेस्पिरेशन की 4 स्टेप है ग्लाइकोलाइसिस, लिंक रिएक्शन, क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम ETS। तो इसमें ग्लाइकोलाइसिस ये प्रोसेस तो साइटोप्लाज्म में होती है। कहाँ होती है? साइटोप्लाज्म में। लेकिन याद रहे लिंक रिएक्शन, क्रेब्स साइकिल, ETS यानी ये रेस्पिरेशन स्टेप है और ये माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। और अगर इसके ऑक्सीजन पार्टिकल्स की बात करें तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होगा ETS। ऑक्सीजन पार्टिकल्स आपके ये जो ऑक्सीजन पार्टिकल्स हैं जो हमने बाहर लिख दिया, ये ऑक्सीजन पार्टिकल्स, इस ऑक्सीजन पार्टिकल्स में याद रहे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम ETS की प्रोसेस होती है और इस दौरान यहाँ पे क्या बनता है? ATP प्राप्त होता है। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के दौरान ये कहाँ होता है? किसके के ऑक्सीजन पार्टिकल यानी माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन जहाँ पर ऑक्सीजन पार्टिकल्स होते हैं वहाँ पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम ETS की चेन चलती है और उस जगह हमारे को ATP प्राप्त होते हैं, गेन होते हैं। तो ATP गेन कैसे लिए? हम जो भोजन करते हैं, जो फूड लेते हैं, उस फूड की मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है, उसका डाइजेशन होता है, उसके दौरान जो हमारे को एनर्जी होती है वो ATP के दौरान प्राप्त होती है। वो एनर्जी कहाँ प्राप्त होती है? माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन, ऑक्सीजन पार्टिकल्स होते हैं वहाँ ETS प्रोसेस होती है और वहीं क्या मिलते हैं हमारे को? ATP। हमारी सेल्स को जो एनर्जी चाहिए वो माइटोकॉन्ड्रिया देता है। इस वजह से माइटोकॉन्ड्रिया को सेल का पावर हाउस कहते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे को ATP प्रोवाइड करवाता है। ATP की फुल फॉर्म होती है, देखो ATP की फुल फॉर्म होती है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ATP की फुल फॉर्म है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट इसकी फुल फॉर्म होती है। ये माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन जहां ऑक्सीजन पार्टिकल्स होते हैं वहां ETS के दौरान हमारे को प्राप्त होता है। और याद रहे माइटोकॉन्ड्रिया हमारी सेल्स को एनर्जी प्रोवाइड करता है। हमारी सेल्स को क्या प्रोवाइड करता है? एनर्जी। कोई कहे कि एनर्जी कैसे प्रोवाइड कर रहा है? तो याद रहे जो अपन भोजन लेते हैं उस भोजन का ऑक्सीडेशन होता है। उस भोजन का क्या होता है? ऑक्सीडेशन। तो फूड का ऑक्सीडेशन होना ये 2 प्रोसेस पर डिपेंड करता है, एक तो एरोबिक कंडीशन, एक नॉन एरोबिक कंडीशन। अगर फूड का ऑक्सीडेशन एरोबिक कंडीशन में होता है तो उसके दौरान ATP ज़्यादा गेन होते हैं। याद रहे कुछ बैक्टीरिया से होते हैं, कुछ फंजाई है जहाँ एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है, जहाँ फूड के डाइजेशन में कम एनर्जी उनको गेन होती है। याद रहे हमारी मसल्स में भी एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है जिससे एनर्जी कम गेन होती है। लेकिन मोस्टली हमारी सेल्स के अंदर क्या होता है? हमारी सेल्स के अंदर हमेशा एरोबिक रेस्पिरेशन होता है और हमारी सेल्स को मैक्सिमम एनर्जी क्या होती है? गेन होती है। हमारी सेल्स में मैक्सिमम एनर्जी हमारे को गेन होती है। क्यों? क्योंकि हमारी सेल्स में मैक्सिमम क्या होता है? सेल्स में मैक्सिमम आपके एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, लेकिन हमारी कुछ बोन्स हैं, कुछ मसल्स हैं, वहाँ एनएरोबिक रेस्पिरेशन भी होता है। तो हमारे अंदर एरोबिक और एनएरोबिक दोनों टाइप का रेस्पिरेशन है। क्योंकि हमारी सेल्स की बात करें, हमारी सेल्स के अंदर एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, इसके दौरान हमारे को मैक्सिमम एनर्जी क्या होती है? प्राप्त होती है। ओके, तो
माइटोकॉन्ड्रिया को सेल का पावर हाउस कहते हैं क्योंकि एटीपी प्रोडक्शन करता है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? एटीपी प्रोडक्शन। ये माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स पार्ट है। यहाँ क्रेब्स साइकिल चलती है। यहाँ क्या चलती है? क्रेब्स साइकिल। तो आपको पूछे क्रेब्स साइकिल कहाँ चलती है? माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स पार्ट में। ये माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स पार्ट है, यहाँ पर आपकी क्रेब्स साइकिल चलती है। यहाँ पर कौन सा चलती है? पीएमएस में लिंक रिएक्शन। ये पीएमएस है। ये क्या है? पीएमएस, पहली माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस है। यहाँ लिंक रिएक्शन होती है। कौन सी रिएक्शन? लिंक रिएक्शन, या इसको एसिटाइल कोएंजाइम भी बोलते हैं। यानी कि एसिटाइल कोएंजाइम का फॉर्मेशन होता है। इसी एसिटाइल कोएंजाइम से मैट्रिक्स में याद है क्रेब्स साइकिल चलती है, जिससे हमारे को FADH2 एंड NADH2 गेन होते हैं। दोबारा सुना, अपन जो फूड लेते हैं, इस फूड का डाइजेशन और स्टेप पे होता है। अपन जो खाना खाते हैं, भोजन लेते हैं, इसका डाइजेशन 4 स्टेप पे होता है। फूड का डाइजेशन या ऑक्सीडेशन होना रेस्पिरेशन कहलाता है। फूड का ऑक्सीडेशन होना ये क्या कहलाता है? रेस्पिरेशन, जिससे हमारे को क्या गेन होती है? एनर्जी गेन होती है। याद रहे, रेस्पिरेशन एक एक्सोगेनिक प्रोसेस है, यानी जब रेस्पिरेशन होगा तो हमारे को एनर्जी गेन होती है। अब ये एनर्जी गेन कैसे होती है? ये रेस्पिरेशन 4 स्टेप में किस प्रकार से कंप्लीट होता है? तो देखिए, सबसे पहले ग्लाइकोलाइसिस, जो ग्लूकोज अपन लेते हैं वो टूटता है, जिसको ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। ये प्रोसेस होती है साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म मैंने आपको पिछली वीडियो में सेल का डायग्राम बताया था, उसमें साइटोप्लाज्म बताया था। फिर भी अपन कंप्लीट सेल दोबारा देखेंगे, सेल के टाइप देखेंगे, सेल का फंक्शन देखेंगे। उसमें ये अपन इस समय पढ़ रहे हैं सेल ऑर्गन्स। सेल ऑर्गन्स में माइटोकॉन्ड्रिया हमने देखा। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हमने देखा रेस्पिरेशन की प्रोसेस। तो ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस के फर्स्ट स्टेप, रेस्पिरेशन की 4 स्टेप है। जो अपन भोजन लेते हैं, फूड लेते हैं, उसका ऑक्सीडेशन होना रेस्पिरेशन कहलाता है। फूड का ऑक्सीडेशन होना क्या कहलाता है? रेस्पिरेशन। ये रेस्पिरेशन की 4 स्टेप है आपके, ग्लाइकोलाइसिस, रिएक्शन, क्रेब्स साइकिल और ईटीएल। ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस साइटोप्लाज्म में होती है। और लिंक रिएक्शन कहाँ होता है? पहली माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में, यहाँ लिंक रिएक्शन होता है। ये पहली माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस है, यहाँ पे लिंक रिएक्शन होता है। इसके बाद बात करें क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल कहाँ होता है? मैट्रिक्स में होता है, क्योंकि क्रेब्स साइकिल के कंप्लीट एंजाइम मैट्रिक्स भाग में प्रेजेंट होते हैं। क्रेब्स साइकिल के मैक्सिमम एंजाइम कहाँ होते हैं? मैट्रिक्स में। तो क्रेब्स साइकिल कहाँ चलती है? मैट्रिक्स में। इसके बाद आपके ETS इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ये आपके ऑक्सीजन पार्टिकल्स में चलती है, क्योंकि इसके एंजाइम आपके इनर मेम्ब्रेन और ऑक्सीजन पार्टिकल्स के ऊपर क्या आते हैं? प्रेजेंट। लास्ट प्रोडक्शन के अंदर हमारे को क्रेब्स साइकिल में क्या काम होता है? याद रहे, इस लिंक रिएक्शन में हमारे को एसिटाइल कोएंजाइम का फॉर्मेशन होता है। मैट्रिक्स एसिटाइल कोएंजाइम मैट्रिक्स में चला जाएगा यहाँ से, और इस दौरान हमारे को क्रेब्स साइकिल चलेगी। मैट्रिक्स में क्या चलेगी? यहाँ पर एसिटाइल कोएंजाइम में यहाँ बन रहा है, पीएमएस में क्या बन रहा है? एसिटाइल कोएंजाइम ए। ये उसका एंजाइम कहाँ चला जाएगा? यहाँ। कहाँ चला गया? मैट्रिक्स में। मैट्रिक्स में कौन चला गया? एसिटाइल कोएंजाइम ए। और इस एसिटाइल कोएंजाइम में से क्रेब्स साइकिल चलेगी यहाँ पे, और इस दौरान हमारे को NADH2 और FADH2 गेन होगी। NADH2 और FADH2 गेन होगी, और ये NADH2 FADH2 कहाँ आएंगे? हमारे इनर मेम्ब्रेन के ऑक्सीजन पार्टिकल्स यहाँ आएंगे, और इस दौरान हमारे को यहाँ पे ये ऑक्सीजन पार्टिकल्स है, ये इसका बेस पार्ट है, हेड पार्ट है। याद रहे, यहाँ हमारे को ATP गेन होती है। क्या गेन होगी? ATP। और हमारी सेल फ्रीक्वेंसी, सेल का पावर हाउस ये ATP है, क्योंकि हमारे सेल्स के प्रोसेस के लिए ATP बहुत ही कंपलसरी है। ओके, तो ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है, इसमें रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है। याद रहे, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर खुद का DNA होता है, सर्कुलर DNA होता है। ये खुद के लिए प्रोटीन बना सकता है, इसी कारण इसको सेमी कंजर्वेटिव बोलते हैं। सेमी कंजर्वेटिव सेल ऑर्गन्स, क्योंकि इसके पास खुद का DNA है, ये खुद की प्रोटीन भी बना सकता है। इसके अलावा यहाँ पे 70S राइबोसोम होते हैं। ऐसा क्वेश्चन है, माइटोकॉन्ड्रिया को सेमी कंजर्वेटिव क्यों कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया सेमी कंजर्वेटिव कैसे होता है? सेमी कंजर्वेटिव का अर्थ है जो अपना प्रोटीन सेम बनाए,
जो सेल अपना प्रोटीन सेम बनाए सेल ऑर्गन्स उसको सेमी कंजर्वेटिव की श्रेणी में रखते हैं अपन। सेमी कंजर्वेटिव का अर्थ है इस डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद का सर्कुलर डीएनए होता है, ये खुद की अपनी प्रोटीन बना सकता है, इस वजह से इसको सेमी कंजर्वेटिव सेल ऑर्गन्स अपन कहते हैं। ओके, ये आपके माइटोकॉन्ड्रिया का रेस्पिरेशन की प्रोसेस है, इसमें इसका खुद को सेमी कंजर्वेटिव कहते हैं क्योंकि इसका सर्कुलर डीएनए होता है। इसके अलावा इसमें 70s राइबोसोम क्या होती है, प्रेजेंट होती है। इस माइटोकॉन्ड्रिया में 70s राइबोसोम प्रेजेंट होती है। 70s राइबोसोम याद रखिए प्रोकैरियोट्स का पिक्चर है, आपको प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स सब क्लियर कराएंगे तो उसमें बताएंगे। प्रोकैरियोट्स में 70s राइबोसोम होता है और यूकैरियोट्स में 80s राइबोसोम क्या होता है, प्रेजेंट होता है। ओके, इसके बाद दूसरा डबल सेल ऑर्गन्स वाला हमारा क्लोरोप्लास्ट था, क्योंकि हमने पढ़ा है डबल सेल मेम्ब्रेन वाले माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। हमने माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पढ़ लिया है, अपन पढ़ेंगे क्लोरोप्लास्ट। सेकेंड सेल ऑर्गन्स कौन सा पढ़ेंगे, क्लोरोप्लास्ट, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट भी कैसा था हमारा डबल सेल मेम्ब्रेन वाला सेल ऑर्गन था। ये हमने माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ लिया है और इसके बारे में अगर आपको जो भी मिले और भी पढ़िए, आप जो क्वेश्चन नहीं है मेरे को यहाँ तक कर लेना, जो डाउट है मेरे को लिखिए भेज देना। ओके, इसके बाद हम आगे बात करें क्लोरोप्लास्ट की। इसकी बात करें क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट की अपनी स्ट्रक्चर बनाए तो देखिए क्लोरोप्लास्ट भी कैसा है, डबल सेल मेम्ब्रेन वाला ऑर्गन्स है, इसमें भी डबल मेम्ब्रेन होती है। ओके, ये आपके डबल मेम्ब्रेन, ये एक थाइलेकोइड है, ये दूसरा थाइलेकोइड, ये तीसरा थाइलेकोइड, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठवा, सभी थाइलेकोइड एक जगह जुड़ जाते हैं तो इसको ग्रेनम कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्रेनम। और ये भी ग्रेनम, ओके। जब ये ग्रेनम है तो इसको क्या नाम देंगे, ये भी ग्रेनम है और ये भी ग्रेनम है। ग्रेनम आपस में किससे जुड़े होते हैं, इसको कहते हैं स्ट्रोमा लेमेली। ग्रेनम आपस में किससे जुड़े होते हैं, स्ट्रोमा लेमेली से। ये ग्रेनम है तो ये भी ग्रेनम है, ये भी ग्रेनम है। ग्रेनम आपस में किससे जुड़े होते हैं, स्ट्रोमा लेमेली, स्ट्रोमा लेमेली। ये स्ट्रोमा लेमेली है तो ये भी स्ट्रोमा लेमेली है। एक कॉइन को, इस ग्रेनम के एक कॉइन को थाइलेकोइड कहते हैं, इसको एक को क्या कहते हैं, थाइलेकोइड। थाइलेकोइड अगर मल्टीपल होते हैं तो इनको कहते हैं ग्रेनम। ये ग्रेनम, ये स्ट्रोमा लेमेली, ये ग्रेनम, ये स्ट्रोमा लेमेली, ये ग्रेनम। ग्रेनम और स्ट्रोमा लेमेली अगर सभी को जोड़ दें तो ग्रेना बन जाता है। क्या बन जाता है, ग्रेना। तो ये ग्रेनम, स्ट्रोमा लेमेली, ग्रेनम, स्ट्रोमा लेमेली, ग्रेनम, इन सबको जोड़ दें तो क्या बन जाता है, ग्राना या ग्रेना। ग्राना बन गया। और जो शेष जगह रह गई इसको बोलते हैं स्ट्रोमा। क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा। ओके, ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम है, इसको कहते हैं आउटर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन ये है इनर मेम्ब्रेन। ओके, ये स्ट्रोमा है, ये ग्रेना है। तो ये क्लोरोप्लास्ट डबल सेल मेम्ब्रेन वाला है जिसमें आउटर, इनर, और याद रहे इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर इसका खुद का सर्कुलर डीएनए भी होता है और 70s राइबोसोम भी क्या होता है, प्रेजेंट। स्ट्रोमा में सर्कुलर डीएनए, डबल स्ट्रैंड सर्कुलर, डबल स्ट्रैंड सर्कुलर डीएनए, डबल स्ट्रैंड, डबल स्ट्रैंड, डबल स्ट्रैंड सर्कुलर डीएनए। ये 70s ये राइबोसोम होता
बिहेव, माइटोकॉन्ड्रिया की बात इसमें भी 70s राइबोसोम, कौन सा राइबोसोम 70s। डबल सर्कुलर डीएनए है, डबल स्ट्रैंड सर्कुलर डीएनए, ये डबल स्ट्रैंड सर्कुलर डीएनए ये क्या है 70s राइबोसोम, ये 70s राइबोसोम है। ओके, ये इनर मेम्ब्रेन, ये आउटर मेम्ब्रेन। एक पॉइंट को अपन थाइलेकोइड कहते हैं, तो पॉइंट की सभी रेडियो क्या कहेंगे ग्रेनम, ग्रेनम आपस में किससे होते हैं स्ट्रोमा लेमिली, स्ट्रोमा लेमिली और ग्रेनम सब जुड़ जाए तो कहते हैं ग्रेना, क्या कहते हैं ग्रेना। ओके, अब आगे की बात करें, ये जो हमारे डायग्राम है ये डबल सेलुलर डीएनए है, इसको स्ट्रोमा कहते हैं कि ग्रेना, ग्रेना और स्ट्रोमा, क्लोरोप्लास्ट में स्ट्रोमा और ग्रेना दो पार्ट में डिवाइड है, दो मेम्ब्रेन इसके। अब इस थाइलेकोइड की बात करें, आगे इस थाइलेकोइड की टीएस लेते हैं, किसकी टीएस लेंगे थाइलेकोइड की, तो टीएस ऑफ थाइलेकोइड, टीएस ऑफ थाइलेकोइड। जब इसमें थाइलेकोइड की टीएस लेते हैं और इसमें देखते हैं, देखिए इस थाइलेकोइड की टीएस ले, इसको देखिए कि ये भी ऐसी स्ट्रक्चर दिखाई देगी हमारे को, ये थाइलेकोइड की टीएस। थाइलेकोइड के अंदर भी दो मेम्ब्रेन है, इसको आउटर मेम्ब्रेन, याद रहे सेल ऑर्गन्स नहीं है, आपको भी सर डबल मेम्ब्रेन इसमें भी है तो डबल सेल ऑर्गन से हो गया, ये डबल सेल ऑर्गन्स नहीं है, सेल ऑर्गन्स के अंदर पाया जाने वाला पार्ट है थाइलेकोइड। ओके, ये आउटर मेम्ब्रेन, ये है इनर मेम्ब्रेन। ओके, और इसकी इनर मेम्ब्रेन के अंदर होते हैं क्वांटासोम, इनर मेम्ब्रेन में क्या होते हैं क्वांटासोम, और ये है आपके क्वांटासोम, नाम लिख दो यहां, ये है क्वांटासोम, यानी क्या करें क्वांटासोम। क्वांटासोम में पिगमेंट होते हैं, क्वांटासोम में क्या होते हैं पिगमेंट, ये क्या है पिगमेंट है। आपसे पूछे कि पिगमेंट कहाँ होते हैं, आंसर देना है क्वांटासोम में। आपको पूछे क्वांटासोम कहाँ है, थाइलेकोइड की इनर मेम्ब्रेन पर, तो ये है आपके पिगमेंट, ये क्या है पिगमेंट है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पिगमेंट कहाँ होते हैं, आपको आंसर देना है पिगमेंट क्वांटासोम में प्रेजेंट होते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपको पूछे क्वांटासोम कहाँ होता है, आप आंसर दोगे थाइलेकोइड की इनर मेम्ब्रेन पे होते हैं। आप आंसर दोगे, क्वेश्चन पूछे कि थाइलेकोइड कहाँ होता है, तो आंसर दोगे आपके ग्रेना पार्ट में होता है। क्लोरोप्लास्ट के कौन से पार्ट में होता है, ग्रेना पार्ट में। ओके, इसके अलावा आगे की बात करें अपन, इसमें पिगमेंट की नंबरिंग आपको पूछे कि एक क्वांटासोम में कितने पिगमेंट होते हैं, तो आंसर दोगे 230 से 400 तक होते हैं। क्वांटासोम में पिगमेंट है, पिगमेंट की नंबरिंग कितनी है, आपसे पूछे कितने पिगमेंट होते हैं, आंसर दोगे 230 से 400 तक होते हैं। ओके, कितने होते हैं 230 से 400 पिगमेंट क्या होते हैं प्रेजेंट होते हैं। ओके, अब आप बात करेंगे ये 230 से 400 जो पिगमेंट लिखे हैं ये कौन कौन से पिगमेंट है, तो इसकी नंबरिंग करें अपन। सबसे पहले है इसको ध्यान दें, नंबर 1 एक आएगा आपके क्लोरोप्लास्ट, ओके, एक आपके आएगा केराटिनॉइड्स, एक आएगा आपके फाइकोबिलियंस। क्लोरोप्लास्ट क्या क्लोरोफिल, गलत बोल दिया दिमाग से निकल क्लोरोफिल। ओके, इसके लिए तो माफी मांगते हैं आपसे, क्लोरोप्लास्ट तो अपन बना रही है ना, क्लोरोप्लास्ट थोड़ा है क्लोरोफिल।
कैरोटीनॉइड्स और फाइकोबिलियंस। याद रहे क्लोरोफिल भी आपके सेवन टाइप का का है, लेकिन मेन टाइप है ए और बी, ए एंड बी, और इसमें भी मेन कौन सा होता है? क्लोरोफिल ए। जैसे क्लोरोफिल बी, कैरोटीनॉइड्स, फाइकोबिलियंस। याद रहे क्लोरोफिल वैसे तो आपके मेन तो दो ही होते हैं, ए और बी। इसमें भी मेन कौन सा? ए। लेकिन वैसे बी, सी, डी, बैक्टीरियो क्लोरोफिल और बैक्टीरियोविरिडिन, ये सभी क्लोरोफिल के टाइप हैं। मैंने यहाँ दो टाइप लिखे हैं क्लोरोफिल के, ए और बी। इसके अलावा सी, डी, बैक्टीरियो क्लोरोफिल और बैक्टीरियोविरिडिन, इसे 6-7 टाइप के होते हैं। कैरोटीनॉइड्स दो टाइप के हैं आपके, एक तो केरोटीन और एक ज़ैंथोफिल। कैरोटीनॉइड्स कितने टाइप के हैं? दो, केरोटीन और ज़ैंथोफिल। और ये भी दो टाइप के, फाइकोबिलियंस, फाइकोसाइनिन और फाइकोबिलिटिन, ये भी लिखो। कैरोटीनॉइड्स कितने टाइप के हैं? ये भी दो टाइप के। ये कितने टाइप के हैं? दो टाइप के। एक तो होता है केरोटीन, एक होता है ज़ैंथोफिल। तो कैरोटीनॉइड्स कितने टाइप के? दो, केरोटीन और ज़ैंथोफिल। फाइकोबिलियंस कितने टाइप के? टू टाइप। एक तो होता है फाइकोसाइनिन, एक होता है फाइकोइरिथ्रिन। साइनिन ब्लू कलर का होता है, इरिथ्रिन रेड कलर का होता है। ओके, ऐसे ही केरोटीन रेड कलर का, ज़ैंथोफिल येलो कलर का होता है। ऐसे ही क्लोरोफिल ए और बी, क्लोरोफिल सी, डी और बैक्टीरियो क्लोरोफिल और बैक्टीरियोविरिडिन, ये आपके स्ट्रक्चर थी। ये हमने क्लोरोप्लास्ट के बारे में नॉर्मल स्ट्रक्चर की बात करी। सबसे पहले क्लोरोप्लास्ट डबल सेल मेम्ब्रेन, क्लोरोप्लास्ट में थाइलेकोइड, सभी थाइलेकोइड अगर प्लूरल होता है, प्लूरल होता है तो इसको अपन ग्रेनम कहते हैं। ग्रेनम आपस में इस्तेमाल में जुड़े होते हैं, सारे ग्रेनम को इस्तेमाल में इसको अपन ग्रेना कहते हैं। ग्रेना के अलावा जो शेष भाग है इसको स्टोमा कहते हैं। इसके अलावा इसमें 78 राइबोसोम है और डबल स्ट्रैंड सर्कुलर डीएनए है। अपन एक थाइलेकोइड को यहाँ से अलग लेते हैं, इसकी टीएस लेते हैं। जब थाइलेकोइड की टीएस लिखते हैं तो ये भी डबल मेम्ब्रेन वाला आता है, लेकिन सेल ऑर्गन्स नहीं है। सेल ऑर्गन्स के अंदर प्रेजेंट पार्ट है, इसमें आउटर इनर मेम्ब्रेन पर क्वांटासोम होते हैं। इनर मेम्ब्रेन क्या होते हैं? क्वांटासोम। और क्वांटासोम में होते हैं पिगमेंट, और इन पिगमेंट की लंबाई कितनी होती है? 230 से 400। आपके जो क्लोरोफिल है वो पिगमेंट है। क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट में पाए जाने वाला पिगमेंट है। क्लोरोफिल की वजह से प्लांट का कलर कैसा होता है? ग्रीन। याद रहे प्लांट फोटोसिंथेसिस करते हैं तो जो रिएक्शन होती है वो सारी कहाँ होती है? इन पिगमेंट्स में होती है। और इनमें मेन पिगमेंट कौन सा होता है? क्लोरोफिल ए होता है। वैसे क्लोरोफिल के कई टाइप हैं, ए, बी, सी, डी, बैक्टीरियो क्लोरोफिल एंड बैक्टीरियोविरिडिन। इसके अलावा बात करें दूसरा पिगमेंट कैरोटीनॉइड्स, हमने पिगमेंट्स कितने बताए? 230 से 400, लेकिन ये तो 3 ही लिखे, 3 के भी दो टाइप लिखे हैं। लेकिन ऐसा होता है ये 100 बार हो सकता है, या 150 बार, या 50 बार, ऐसी कोई कितनी बार हो सकता है। ये 50 बार हो सकता है, ये 100 बार हो सकता है, ये 100 हो सकता है, ये 150 हो सकता है, ये 70-80 हो सकता है, कितने भी हो सकते हैं। ये बार बार रिपीट होते रहते हैं। इसकी वजह से टोटल काउंटिंग कितनी आती है? 230 से 400। और क्लोरोफिल दो टाइप के हैं आपके, ए और बी जैसे टाइप होते हैं, ए, बी, सी, डी, बैक्टीरियो क्लोरोफिल, बैक्टीरियोविरिडिन। ऐसे ही कैरोटीनॉइड्स ये दो टाइप के, केरोटीन और ज़ैंथोफिल। केरोटीन रेड कलर का होता है जो कैरेट के अंदर प्रेजेंट होता है, ये ज़ैंथोफिल येलो कलर का होता है। ऐसे ही फाइकोबिलियंस दो टाइप के, फाइकोसाइनिन और फाइकोइरिथ्रिन। फाइकोसाइनिन ब्लू कलर देता है, फाइकोइरिथ्रिन रेड कलर देता है। यह आपकी क्लोरोप्लास्ट है। हालांकि इसके बारे में और भी थोड़ा सा डिस्क्राइब करेंगे बाकी नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।